सुन पा रहे हैं अभी सब लोग? Yes, sir. तो हमने प्योर रोलिंग लिख लिया था लास्ट टाइम। तो प्योर रोलिंग पे क्वेश्चंस कैसे होंगे वो लिख लेते हैं। देखो, डायनेमिक्स ऑफ प्योर रोलिंग। और रोलिंग, तो समझते हैं। देखो, अच्छा, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जो रोल कर सकते हैं? तो उसमें हमारे पास रिंग, डिस्क, सिलेंडर्स, इसमें दोनों आ गए, मतलब हॉलो भी आ गया और सॉलिड भी आ गया, और स्फीयर्स है ना, यानी कि हॉलो स्फीयर भी हो गया और ये, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हम किसी इस तरह की क्रॉस सेक्शन के ऑब्जेक्ट को अगर रोल कराना चाहेंगे तो वो स्मूथली रोल नहीं करेगा, तो पहले इसके अबाउट रोल करेगा, फिर ये आगे जाएगा तो इसके अबाउट रोल करेगा, फिर ऐसे ऐसे कर करके करेगा। तो वो वाली रोलिंग हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे इसमें। तो ये ऑब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है ना। अब मान लेते हैं इनमें से कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, वो हमने इस तरीके से रखा हुआ, अभी किसी का भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है ना। तो इसको हमने ग्राउंड पर रख दिया। अब रोलिंग के लिए ग्राउंड कैसा होना चाहिए? तो हम ये कहते हैं कि द ग्राउंड, the surface must be sufficiently rough, है ना, sufficiently rough। ऐसा क्यों है ये भी हम थोड़ी देर में सीख जाएंगे। इसका मतलब जनरली हम ऐसा नहीं देखेंगे कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर बॉडी रोल कर रही है, ठीक है ना। फ्रिक्शनलेस सरफेस पर बॉडी की टेंडेंसी होती है स्लिप करने की। रोलिंग के लिए फ्रिक्शन जरूरी होता है, वो भी हम समझ जाएंगे। एनीवे, ये हुआ इसका सेंटर, इसको ओ लिख देते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और लेट्स से हमने कोई फोर्स लगाया इस तरीके से, ये हमारा फोर्स हो गया, ठीक है जी। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन बना देते हैं फोर्स का। इस डिस्टेंस को एच कह देते हैं। फिगर ड्रॉ कर लो एक बार ये। बाकी इस बॉडी का मास एम, रेडियस आर, वो सारी चीजें जो है नॉर्मली हम जैसा लेते हैं वैसा ही रहेगा। इस फिगर को देख के कोई गेम याद आ रहा है आपको? नहीं, किसी को नहीं। चलो जी, तो हमने फोर्स लगाया। अब यहाँ पर देखते हैं इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि ये बॉडी जो है, अगर ये प्योर रोलिंग कर रही है तो ये आगे बढ़ेगी, उस एक्सेलरेशन को एसीएम कह देते हैं, और टर्न करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी, उस एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा कह देते हैं। ये बात ठीक है ना। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं हम, न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, है ना। वैसे तो अगर हम चाहें तो ये पता कर सकते हैं, बट फिलहाल मान लेते हैं कि फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, और आप आगे चल के देखोगे ऐसा जरूरी नहीं है फ्रिक्शन ऐसे ही लगे, हो सकता है आगे भी लग जाए, है ना। अब मानने में अजीब सा लगता है आगे, इसलिए अभी नहीं लगा रहे हैं, बट हमने फ्रिक्शन ऐसे मान लिया। कोई और फोर्स जो इस पे लग रही है, कोई बताना चाहते हो? Normal. नॉर्मल और एमजी बिल्कुल ना, वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये बात ठीक है ना। यस हाँ सर। सर। तो उनका हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई रोल नहीं है, ये क्लियर है सबको? ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन में हमने ये लिखा कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने लिखा एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए सी एम, ठीक है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास। नोट कर लो इसको। अगर हमने फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लिया होता तो यहाँ हम प्लस लगा देते, है ना।
हालांकि हम इस बात में चिंता नहीं करेंगे, एक्चुअली आगे आएगा पीछे, वो जिधर भी आना होगा अपने साइन के साथ आ जाएगा। जैसे अभी अगर हमने सॉल्व किया और पॉजिटिव ही आया, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन माना वो सही है। अगर ये आगे होना होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, तो वो हमारी टेंशन नहीं है, हमने तो बस ये लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। न्यूटन सेकंड लॉ, ये याद रखना हमने क्या लगाया, न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड इक्वेशन में हम लिखते हैं टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास। पे ये बॉडी रोटेट कर रही है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखते हैं। तो मुझे बताओ एफ का टॉर्क, कैपिटल एफ का टॉर्क कितना है, कौन बताएगा? कोई भी? कैपिटल एफ का टॉर्क कितना है? सर एफ इंटू एच। बिल्कुल सही है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अच्छा, फ्रिक्शन का टॉर्क बता दो कितना है? एफ इंटू एच एंटी क्लॉकवाइज। इनटू आर हो जाएगा ना बेटा, ये वाला डिस्टेंस जो है ये हाँ राइट, टू आर। आ रही है ना। अच्छा, अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये हाँ क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। ये चेक कर लो कि यहाँ मैंने प्लस क्यों लगाया है ना। इसका टॉर्क जो है अबाउट द सेंटर वो भी क्लॉकवाइज है, और इसका टॉर्क अबाउट द सेंटर वो भी क्लॉकवाइज है। कंफर्म कर लेना, देखो मतलब अब तो ये आना चाहिए अपने को। तो ये दोनों टॉर्क मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आई, किसके अबाउट, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनटू अल्फा। नोट कर लो इसको। इसको हम क्या देते हैं, टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, है ना। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। एक थर्ड रिलेशन और एप्लीकेबल है यहाँ पर, वो है ए सी एम इक्वल टू अल्फा आर। ये कंडीशन है प्योर रोलिंग की वजह से, प्योर रोलिंग की वजह से। देख लो एक बार अच्छे से। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर रोलिंग के केस में हम ये अल्फा को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं ए सी एम बाय आर से, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये पूरा फिगर के साथ एक बार पूरा मेथड जो है अच्छे से देख लो एक बार, फिर इसको अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ना। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको क्या माने, अब खुद ही अपने मन से कुछ भी बोल दो। इसको क्या मानना चाहते, तो रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फीयर, कुछ भी जो मन में आए, क्या मान रहे हैं इसको? डिस्क। डिस्क मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये या तो डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है ना। सॉलिड सिलेंडर, दोनों का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सिस के अबाउट। सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। और मास एम, रेडियस आर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसके सेंटर से आर बाय टू पर, ये डिस्टेंस वैसे आर बाय टू नहीं लग रहा है, थोड़ा बेटर बना लेते हैं फिर इसको। अब ये आर बाय टू लगेगा थोड़ा, तो आर बाय टू अबव द सेंटर हमने एक फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन हमेशा की तरह इधर मान लिया। तो अब देखो हमारी इक्वेशंस क्या बनी, एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए सी एम
एफ आर बाई 2 प्लस स्मॉल एफ आर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वायर होता है डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ए सी एम बाई आर। ये हमने अल्फा को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। ये वाले आर दोनों कॉमन लेके यहाँ आ जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। एक बार अच्छे से देख लो। तो हमारी इक्वेशन फाइनली क्या बन रही है, एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए सी एम एंड एफ बाई टू प्लस एफ इक्वल टू एम ए सी एम बाई 2, एम ए सी एम बाई 2। मुझे यहाँ से बताओ फ्रिक्शन लगा कितना, सॉल्व करके बताओ एक बार। इसको सॉल्व करके फ्रिक्शन कितना है ये बताओ। कैपिटल एफ की टर्म से बताना है ना। किसी का भी आंसर सर है ही नहीं क्या फ्रिक्शन? है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो एसीएम आ रहा है वो तो आ रहा है एफ बाई एम, और जो फ्रिक्शन आ रहा है वो आ रहा है 0। ठीक है ना, इसको एक बार चेक कर लो। ठीक है। अच्छा, हमने कहा था सरफेस रफ है, ये बात सबको याद है। यस सर। लेकिन फ्रिक्शन आ रहा है 0, इसका क्या मतलब हुआ, कोई बता सकता है मुझे। सरफेस रफ है लेकिन फ्रिक्शन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन गायब हो गया। मतलब सही टर्म क्या यूज करें हम, फ्रिक्शन का क्या हुआ। कोई भी फ्रिक्शन नो लीड स्लिपिंग। नहीं है। क्या कह रहे हो बेटा, फ्रिक्शन 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 लैटेंट ही रह गया, मतलब उसको आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बात समझना कि हमने जब फ्रिक्शन पढ़ा था हमने कहा ना फ्रिक्शन एक नीड बेसिस पे लगता है। जरूरत है तो लगता है, नहीं है तो नहीं लगता। इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन की जरूरत है ही नहीं। है ही नहीं। अच्छा, क्या कराने में जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम कराना चाह रहे हैं प्योर रोलिंग, ये बात ठीक है ना। तो प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है। समझ गए बात। सर मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है क्या? बेटा एक्सेलरेशन तो हो रहा है, देखो एफ बाय एम आया है ना। सर लेकिन मूव अगर कोई हाँ करना चाह रहा है तो फिर तो फ्रिक्शन तो। देखो, एक इस बात को ऐसे समझते हैं, प्योर रोलिंग के लिए मुझे चलना भी है और घूमना भी है, और चलने और घूमने के बीच में एक प्रोपोर्शन रखना है। प्रोपोर्शन समझते हो ना बेटा, क्या प्रोपोर्शन रखना है मुझे, यस। ए सी एम इक्वल टू एल्फा आर, ये बात समझ रहे हो। अच्छा, अब देखो जो हमारी ये फोर्स है ये चलाएगी, ये बात समझ सकते हो, आगे बढ़ाएगी बॉडी को। यस सर। साथ के साथ ये सेंटर के अबाउट एक क्लॉकवाइज टॉर्क भी देगी। सही बोलो, यस है सर। ना। अच्छा, अगर दोनों काम ये खुद ही कर दे, यानी जितना एसीएम चाहिए उतना अल्फा आर भी यही प्रोवाइड कर दे, तो क्या किसी और फोर्स की जरूरत रह जाएगी।
No, sir. है ना, मेरी बात समझ रहे हो, फॉलो कर रहे हो ना, कि जो हमारी अप्लाइड फोर्स है उसने एसीएम प्रोवाइड किया, उसी ने इतना अल्फा भी प्रोवाइड कर दिया कि एसीएम इक्वल अल्फा आर हो गया, तो फिर किसी और फोर्स की जरूरत रही क्या? सर लेकिन अगर हम लोग का हाँ सरफेस ही रफ है तो बेटा, सरफेस रफ है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर जरूरत पड़े तो सरफेस फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकती है, ये बात सही है ना? यस सर। है ना, अब जरूरत ही नहीं पड़े तो वो क्यों प्रोवाइड करेगी? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सर लेकिन हम लोगों ने पहले तो मतलब हम्म देखा था ना कि अगर कोई हम्म मूव करना चाहे तो उसको मतलब नहीं फ्रिक्शन बेटा, को मूव पहले नहीं, स्लिप स्लिप ओवरकम। करना चाहे तो, अगर स्लिपिंग होती है वहां पर तो ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते थे ना हम लोग, हाँ अगर सर। बॉडी स्लिप करती है अगेंस्ट अ सरफेस तो वहां पर जरूरत पड़ती थी किसकी, फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन अपीयर होता था उसे अपोज करने के लिए। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस वक्त क्या नहीं कर रहा है, अच्छा मूव नहीं कर रहा है वो। स्लिप नहीं कर रहा है ना, विद रिस्पेक्ट हाँ टू सर। सरफेस स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है ना, पक्की बात। समझते चलना, देखो ये पूरी बात समझोगे तभी आपको ये रोटेशन वाली बात एकदम अच्छे से समझ में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो सारा काम कौन कर दे रहा है, अकेला कौन कर दे रहा है? फोर्स ही कर दे रहा है। हमारा लगाया हुआ फोर्स कर रहा है। अच्छा, इसी फोर्स को अगर मैं थोड़ा ऊपर लगाऊं, ऊपर, तो इस फोर्स की वजह से क्या बढ़ जाएगा? Torque. टॉर्क बढ़ जाएगा। इसका मतलब अल्फा बढ़ेगा या ए बढ़ेगा उससे? अल्फा। अल्फा बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस फोर्स को इस r/2 से ऊपर लगाऊं तो अल्फा ज्यादा होने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्फा को तो हमेशा किसके बराबर रहना है? A by R. ए बाय आर के बराबर रहना है। इसका मतलब कोई फोर्स ऐसी चाहिए जो ए को भी बढ़ाए, क्या कहते हो? Yes, sir. वो फोर्स कौन हो सकती है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। उसे किधर लगना पड़ेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, अगर उसको ए को बढ़ाना है तो? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड लगना पड़ेगा। इस थ्योरी को चेक कर लें एक बार, चेक कर लेते हैं। देखो, यही हमने डिस्क ली, इस बार हमने एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगा दिया, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा दिया, ठीक है ना। वी आर एक्सपेक्टिंग कि फ्रिक्शन इस बार आगे की तरफ आएगा, हम तो ऐसे ही मान रहे हैं। इस बार इक्वेशन हमारी बनी, देखो, एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए सी एम, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, डिस्क है ये, जब रिवाइज करोगे तो ध्यान रखना इस बात को। ये हो गया एफ आर प्लस स्मॉल एफ आर, दोनों इस बार आर आर के डिस्टेंस पे, इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ए सी एम बाई आर। ये सही है ना, यहाँ से आर उठा के यहाँ से गायब कर दो, तो आपकी इक्वेशन बन गई एफ प्लस एफ इक्वल टू एम ए सी एम बाई टू, ये बन गई। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, देखो, तो मेरे पास 2f इक्वल टू 3/2 एम ए सी एम आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ए सी एम की वैल्यू तो आ गई, 4f/3 आ गई। फ्रिक्शन बता दो कितना आ रहा है एक बार। फिर मास भी होगा। सॉरी, एम भी आएगा, बिल्कुल सही है, 4f/3 एम आएगा। एफ फ्रिक्शन कितना आ रहा है ये बता दो एक बार। -MACM/4। ये बेटा एम ए सी एम के टर्म्स में नहीं ना, -f/3 आ जाएगा, ये चेक कर लो आप, है ना। कैपिटल एफ के टर्म्स में बताएंगे ना हम तो। Yes, sir. एसीएम तो खुद एक वेरिएबल था ना, तो माइनस कैपिटल f/3 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। और माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, एक्चुअल फ्रिक्शन किधर लग रहा है?
फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, इससे बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक तो कि प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन एक नीड बेस्ड फोर्स है, जैसे हमेशा होती है। जरूरत पड़े तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी लग सकती है और जरूरत पड़े तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लग सकती है। यहाँ डिस्क के केस में हमने देखा कि अगर हम एग्जैक्टली r/2 पे लगाते हैं फोर्स तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। r/2 से ऊपर लगाते हैं तो फ्रिक्शन को फॉरवर्ड लगना पड़ता है। क्या गैस करते हो, अगर मैं नीचे लगाऊंगा इससे नीचे तो कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? बैकवर्ड। बैकवर्ड लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं फोर्स इससे नीचे लगाऊंगा तो इसका टॉर्क कम हो जाएगा। टॉर्क कम हुआ तो कौन कमजोर हो गया, ACM या अल्फा? अल्फा। और अल्फा की हेल्प करने के लिए फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क देने के सेंस में लगना पड़ेगा। ये बात ठीक है ना? ठीक है ना? तो एक काम कर लेना, है ना, यार ये बिल्कुल। सर हाँ, सर वो माइनस है तो वो ना हम लोग बोलिए। लेफ्ट साइड नहीं लेंगे? क्या बेटा? सर हम लोग का फ्रिक्शन माइनस हमने आया देखो ना, तो फ्रिक्शन हम माना लोग किधर था बेटा? लेफ्ट में। लेफ्ट मान के देखो, यहाँ माइनस लिया था हमने। हाँ सर। अब वो सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ सर, ओके। देखो हमने इसको पीछे मान के ऑलरेडी माइनस साइन यहाँ पे ले लिया था। सही है कि नहीं है? लेकिन हाँ वो तो सर, पीछे ठीक है ही है। नहीं, वो तो आगे है। इसका मतलब यहाँ एक्चुअली प्लस नहीं क्या होना, माइनस नहीं क्या होना चाहिए, प्लस। प्लस होना चाहिए। वो माइनस साइन रखते ही अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना? तो जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, इसका मतलब ये है जो हमारा अज्यूम्ड डायरेक्शन था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन इज द ट्रू डायरेक्शन, है ना? अगर हमारा साइन पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये हमारा अज्यूम डायरेक्शन इज द ट्रू डायरेक्शन। अच्छे से बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यस सर। अब एक बात समझते हैं कि अगर ये घर पे करके देख लेना, सोने से पहले ये काम कर लेना कि अगर हमने फोर्स यहाँ लगाया होता F और ये डिस्टेंस r/3 रहता तो फ्रिक्शन इस बार सच में पीछे की तरफ जरूरत पड़ती। इस कंडीशन को लेते हुए फ्रिक्शन सॉल्व करना और देखना फ्रिक्शन पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? यानी जो हम मान रहे हैं वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कर लोगे डिस्क के लिए काम? यस सर। अच्छा, तो रिंग के केस में तो हमने रिंग या डिस्क के सॉरी डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के केस में तो हमने ये देखा कि r/2 पे कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। r/2 से ऊपर फॉरवर्ड फ्रिक्शन और r/2 से नीचे बैकवर्ड फ्रिक्शन। यही चीज अगर मान लो हमारे पास सॉलिड स्फीयर होती, सॉलिड स्फीयर, और मैं आपसे कहता कि वो हाइट पता करो, h की वो वैल्यू पता करो जिस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े। जिस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े, है ना? तो इस काम को हम क्या करते हैं कि जनरल डिस्कशन की तरह कर लेते हैं, है ना? हम ये कहते हैं कि हर बॉडी के लिए, कोई भी बॉडी हो किसी भी शेप की, शेप मतलब रिंग, डिस्क और में से कोई भी हो, एक सर्टेन हाइट ऐसी है जिस पे फोर्स लगाने पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है। इस हाइट को हम क्या कर देते हैं, हम कहते हैं ये चमत्कारी हाइट है, मैजिकल हाइट। HC कह देते हैं, चमत्कार होता है इससे ना, HC। बात समझ में आ रही है? इसको HC लिख देते हैं। अब ये क्या चमत्कार हो रहा है, इससे बात समझना कि F अकेला क्या प्रोवाइड कर रहा है, MACM, फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा है। और FHC क्या प्रोवाइड कर रहा है, ICM, ACM/R। गलत तो नहीं लिखा मैंने? सही है ये? यस सर। अच्छा, अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। मुझे बताओ HC की वैल्यू कितनी आ रही है? कितना आया? क्या लिखूं? R into M। MR, है ना?
HC क्या है? मिनिमम हाइट। नहीं, मिनिमम हाइट नहीं बेटा, चमत्कारी हाइट है ये, है ना। मिनिमम मैक्सिमम में तो ये होता है ना कि अगर इतना कम से कम होना चाहिए ना, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर फोर्स लगाई जाए तो क्या चमत्कार होता है? फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है और बॉडी क्या कर लेती है? बॉडी क्या कर लेती है? प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन कर लेती है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ICM बाय MR अलग अलग बॉडीज के लिए, तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे HC लिख देते हैं, है ना, HC, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं ना, अब बॉडी लिख देते हैं, ठीक है। तो रिंग के लिए बताओ HC की वैल्यू कितनी होगी? रिंग के लिए, रिंग का ICM पता है सबको? तो रिंग के लिए ये वैल्यू कितनी होगी? R R, बिल्कुल सही है। डिस्क के लिए तो अभी अभी हमने देखा ही था, कितना हो गया? बोलो। R/2। R/2। हॉलो स्फीयर के लिए बोल दो एक बार, हॉलो स्फीयर। उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो याद होने पड़ेंगे ना, बात ये है। 2/3R। 2/3R, बिल्कुल सही है। सॉलिड स्फीयर के लिए बोल दो एक बार। 2/5R। 2/5R, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो गया, और कभी ऐसा हुआ कि एग्जाम में इसकी जरूरत हमें पड़ी। जरूरत कैसे पड़ती है कि हमने देखा किसी ने हमें कहा हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर में फोर्स जो लग रहा है वो R/2 डिस्टेंस पर लग रहा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति देखते ही बता देगा कि फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो किधर लगेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। सोच समझ के बता दो, हॉलो स्फीयर है। बैकवर्ड लगेगा। बैकवर्ड लगेगा, अभी देख लेते हैं बेटा, अभी देख लेते हैं ना। देखो, हॉलो स्फीयर के लिए चमत्कारी हाइट है 0.66R, सही है ना। यस सर। जिस हाइट पे हमने फोर्स लगाया वो है 0.5R, फॉरवर्ड है लगेगा। ना। तो हमने चमत्कारी हाइट से ऊपर लगाया फोर्स या नीचे लगाया? ऊपर। नीचे। नीचे लगाया, और जब नीचे लगाते हैं तो टॉर्क की कमी पड़ती है, फ्रिक्शन को पीछे लगना पड़ता है, बैकवर्ड लगना पड़ता है। बोलो। यस सर। सही है। अच्छा, यही ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड स्फीयर होता तो ये आंसर क्या हो जाता है, एक बार चेक कर लो। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड हो जाता। क्लियर हो गई बात एकदम? यस सर। कोई इसके पीछे की फिजिक्स से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं बॉडी रोलिंग, रोलिंग मतलब प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, डाउन
एन इंक्लाइंड प्लेन, एक बॉडी रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन, हेडिंग लिख लेना। एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, और एक इस तरह की शेप की बॉडी, अभी कुछ भी हो सकता है, रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। इसको बस वी जस्ट लेट इट गो, छोड़ देते हैं। क्या ये बिना फ्रिक्शन के रोल कर सकती है बॉडी? यस और नो में बताना मुझे। क्या ये बॉडी बिना फ्रिक्शन के रोल कर सकती है? यस और नो। सर फ्रिक्शन तो अपोज करेगा ना इसे? नहीं, बात अपोज की नहीं बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आपने देखा था ना कि बिना फ्रिक्शन के भी बॉडी कभी कभी प्योर रोलिंग कर जाती है, देखा था ना हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। यस सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये बॉडी बिना फ्रिक्शन के इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर सकती है? यस और नो, सोच समझ के। कोई भी बताओ। नहीं, कोई आंसर नहीं। चलो एक काम करते हैं, फ्रिक्शन ऐसे लगा देते हैं, ये फ्रिक्शन मान लेते हैं, ऊपर की तरफ लग रहा है, क्यों लग रहा है वो भी डिस्कस कर लेंगे। और इधर क्या लगेगा, कोई बता सकता है इधर क्या लगेगा? कोई भी? इतना तो न्यूटन लॉ पढ़ा है यार हमने। इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? सर वेट का साइन थीटा कंपोनेंट। बिल्कुल ना, mg sin थीटा लगता है, सही बात है ना। बाकी mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन आपस में बैलेंस होते रहेंगे, उसकी चिंता में नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या mg sin थीटा टॉर्क दे सकता है? यस और नो। सेंटर के अबाउट घुमा सकता है क्या बॉडी को? नो सर। नहीं घुमा सकता ना, वो पास ही वहीं से हो रहा है सेंटर से। तो यहाँ पे टॉर्क देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% किसके ऊपर है? फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन एब्सेंट नहीं हो सकता ना, नो सर। है ना। ये समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कभी कभी स्कूल में होता था ना कि मान लो कभी स्कूल जो है वो किसी ट्रिप पे जा रहा है ना, और एक स्टूडेंट को बस की चाबी दे दी हमने। जिस बस में स्कूल का ट्रिप जाएगा उस बस की चाबी हमने एक स्टूडेंट को दे दी। अब कोई भी एब्सेंट हो जाए, क्या वो बंदा एब्सेंट हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता ना, उसके ऊपर क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे भी बस की चाबी किसके पास है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के पास है। तो फ्रिक्शन एब्सेंट हो सकता है क्या? नो सर। हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि रोलिंग कराने के लिए जो अल्फा देना है वो सिर्फ और सिर्फ किसे देना है? फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन को देना है ना। तो हॉरिजॉन्टल केस में तो क्या था ना, जो अप्लाइड फोर्स थी वो पार्शियली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करने को तैयार था कि भाई अगर मेरे से नहीं हो पाए तो तू भी साथ दे देना। कौन? फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ तो फ्रिक्शन ही अकेला है जो रोलिंग करा सकता है, जो अल्फा प्रोवाइड करा सकता है, तो उसको प्रेजेंट तो होना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब मुझे बताओ, इसके नीचे आने की ACM वाली इक्वेशन क्या लिखूं मैं? यहाँ पे क्या लिखूं? क्या माइनस क्या इक्वल टू MACM? mg sin theta minus f is equals mg to sin थीटा माइनस f इक्वल टू MACM। MACM सही है ना? अच्छा, फ्रिक्शन का टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये भी लिखवा दो एक बार। फ्रिक्शन का टॉर्क FR इक्वल टू ICM, आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ACM बाय R। ये डायरेक्ट लिख दूं चलेगा? अब तो बहुत बार यूज कर लिया हमने इसको।
ये दोनों इक्वेशन अच्छे से नोट करना। कर लिया? यस सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो ये आर तो नीचे सर? चला जाएगा। हाँ बेटा बोलो। सर इसका वेट टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा? क्या कह रहे हो बेटा? कौन? इसका वेट mg sin थीटा वेट है तो बेटा एम जी साइन थीटा, वो क्या नहीं करेगा? टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा कैसे मतलब? करेगा बताओ? वो पास ही सेंटर से हो रहा है यार। जो फोर्स किसी पॉइंट से पास होती है वो उस पॉइंट के बाद टॉर्क तो दे नहीं सकती ना। क्या कहते हो? यस सर, यस सर। सही है ना भाई? अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उस पॉइंट के बाद उसका टॉर्क जीरो होता है। तो एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल रिएक्शन, इनके टॉर्क सेंटर के अबाउट कितने हैं? जीरो हैं। समझ गए बात? यस सर। अच्छा, आर को यहाँ ले जाते हैं और उसके बाद ऐड कर देंगे, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। तो अब देखो मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ। एसीएम कितना आएगा? एसीएम आएगा एम जी साइन थीटा, ध्यान से देखना, अपॉन 1 प्लस आई सी एम बाय एम आर स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखना कि ये सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो यहाँ से मैं आर को नीचे ले गया, आई सी एम बाय आर स्क्वायर आ गया, दोनों ऐड कर दिए मैंने, तो सिर्फ एम जी साइन थीटा रह गया लेफ्ट पे। उधर ए सी एम कॉमन लेके एम बचा और आई सी एम बाय आर स्क्वायर बचा, तो देखो ये आ गया। सॉरी, यहाँ पे एम नहीं आएगा, फिर अगर मैंने एम नीचे ले लिया ना तो यहाँ जी साइन थीटा आएगा, इसको करेक्ट कर लेना। ए सी एम इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई सी एम बाय एम आर स्क्वायर। इसको चेक कर लो एक बार। कर लिया? नोट कर लिया सबने? बोलो भाई। अगर ये नोट कर लिया तो फ्रिक्शन कितना है वो लिखेंगे, ये है एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई सी एम। इसको भी सॉल्व करके चेक कर लेना कि सही है कि नहीं है, कंफर्म कर लेना इसको एक बार। शुरू शुरू में क्या होता है, ये रटना पड़ता है लोगों को, लेकिन धीरे धीरे यूज करते करते इसकी आदत हो जाती है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहता। शुरू में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कहाँ आई सी एम बाय एम आर स्क्वायर आता था और कहाँ एम आर स्क्वायर बाय आई सी एम आता था। बट यूज करते रहेंगे है ना फ्रीक्वेंटली, तो आदत हो जाएगी, पता रहेगा कौन कहाँ होता है। नोट कर लिया ये? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। एक बार आप वो फिर से बता देंगे कि प्योर रोलिंग मोशन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विदाउट द नीड ऑफ फ्रिक्शन कैसे होता है? नहीं, कैसे हो जाता है, होता नहीं है, हो जाता है। इट्स हो ओनली जाता है। कि हाँ, इट्स वो हैपनस्टेंस कहते हैं ना, कि किसी वजह से हो गया, हमने तो नहीं चाहा लेकिन हो गया। तो वही देखो वो वाली बात है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने फोर्स लगाया, देखो यहाँ पे एफ, ये दिख रहा है आपको? यस सर। इस फोर्स ने बॉडी को एक साथ दो चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश की, एक फॉरवर्ड एक्सेलरेशन और एक क्लॉकवाइज अल्फा। सही बात है? यस सर। अच्छा, अब वो बेटा क्या होता है, अल्फा और एसीएम का जो कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे, वो बनता है एसीएम माइनस अल्फा आर। क्या बनता है? ACM माइनस अल्फा। एसीएम माइनस अल्फा आर। अब अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन ज्यादा हो रहा है? ACM एसीएम। तो किसकी हेल्प करने की जरूरत है फ्रिक्शन को? अल्फा। अल्फा की। तो वो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बैकवर्ड लगेगा, ताकि वो एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोवाइड कर पाए। बात सही है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, अगर वो एसीएम माइनस अल्फा आर नेगेटिव है तो कौन कम पड़ गया?
ACM. ACM, तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, उसको हेल्प करनी है अब ACM की, Okay. सही है ना। अच्छा, किसी वजह से मैं कह रहा हूँ जस्ट बाय चांस ऐसा हो जाए कि ACM इक्वल टू अल्फा आर हो जाए, तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है. पड़ेगी ही नहीं। और ऐसा होने के लिए जिस हाइट पे फोर्स लगाने की जरूरत है उसको हमने चमत्कारी हाइट कहा और वो हमने कैलकुलेट कर ली, Yes. सही है ना। तो बस वो याद रखने की जरूरत होती है कि कहाँ फोर्स लगाने पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, Okay, sir. सही है ना। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना तो ये बैठ जाता है दिमाग, मतलब ना। अब आ जाते हैं हम इस पे, तो ये दोनों चीजें नोट कर ली, ACM और F। आगे की कहानी इन्हीं को डिस्कस करने की है। कर लिया सबने, नोट कर लिया। Yes, sir. अब मुझे बताओ बेटा कि अभी सिर्फ ACM को डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फ्रिक्शन को हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं। ICM बाय mr स्क्वायर बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है ना, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर पे डिपेंड करता है ना। Yes, sir. अच्छा, अब सबका अगर ICM बाय mr स्क्वायर अलग अलग होगा तो सबका एक्सेलरेशन भी तो अलग अलग होगा। Yes. अच्छा, फिर एक बताओ, जिसका ICM बाय mr स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे कम होगा। कम कम होगा. होगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है। यस सर। ICM बाय mr स्क्वायर किसका सबसे ज्यादा होता है, थोड़ा सा दिमाग में सबके ICM बाय mr स्क्वायर घुमाओ एक बार और मुझे बताओ सबसे ज्यादा किसका होता है और कितना होता है। आया, किसी को समझ में आया किसका सबसे ज्यादा होता है। सर रिंग का होता है क्या? रिंग का होता है बेटा, हाँ बिल्कुल। कितना होता है ये भी बता दो। सर 1 होता है। 1 होता है, बिल्कुल, है ना। बाकी सब लोग कंफर्म कर लो एक बार कि हाँ, रिंग का ही सबसे ज्यादा होता है और 1 होता है। यस सर। आ गया, सबको समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन से अलग अलग वस्तुओं को क्या कराऊं, Roll. रोल कराऊं, तो सबसे कम एक्सेलरेशन से कौन चलेगा। रिंग। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, ACM लिख लेते हैं और बॉडी का टाइप लिख लेते हैं। तो देखो जी, रिंग जो होगी वो चलेगी G sin थीटा बाय 2 से। बोलो हाँ। यस सर। अच्छा, इससे ऊपर किसका होगा एक्सेलरेशन, बताओ रिंग के बाद। डिस्क। भाई ACM बाय ICM बाय mr स्क्वायर की वैल्यू रिंग के लिए 1 है, डिस्क के लिए हाफ, सॉलिड हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। तो 1 के बाद तो 0.66 आएगा ना बेटा। यस सर हॉलो स्फीयर। रिंग के बाद आ जाएगा यहाँ पे हॉलो स्फीयर, और ये हो जाएगा हमारे पास अगर 2/3, तो इसको वहाँ फॉर्मूले में रखें 2/3 को यहाँ पे, तो ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। तो 3G sin थीटा बाय 5 है कि नहीं। इसके बाद किसका नंबर, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का कितना हो जाएगा बता दो एक बार। 2G sin theta by 3. 2G sin थीटा बाय 3, बिल्कुल सही है, 2G sin थीटा बाय 3। तो G sin थीटा का 0.66, ये हो गया G sin थीटा का 0.6, ये हो गया 0.5। और सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन के चैंपियन कौन? सॉलिड स्फीयर कितना? 5g sin थीटा बाय 7, Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा, अब जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा वो फास्टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब सबसे जल्दी नीचे कौन आएगा Solid Solid sphere. sphere. और सबसे लेट कौन आएगा? रिंग। रिंग। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए क्या करेंगे? YouTube जानते हो? YouTube? Yes, sir. अच्छा, YouTube पे पढ़ाई भी हो जाती है, जानते हो? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर हैं, वॉल्टर ल्यूइन। कभी टकराए हो इनसे? वैसे तो बहुत बूढ़े आदमी हैं, टकराना मत, खत्म हो जाएंगे। हाँ, वॉल्टर ल्यूइन। नो सर। कोई बात नहीं, ये यस सर। ना MIT में पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं ये, है ना? यस सर। पहुंचे हुए आदमी है, अब तो बहुत बूढ़े हो गए, मेरे ख्याल से अपने लेट 80s में चल रहे होंगे ये सब बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं इनके। यस तो सर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है वॉल्टर ल्यूइन का, जिसमें आपको वो थंबनेल से ही दिख जाएगा कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अलग अलग बॉडीज को रोल करा रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें ये देख लोगे कि बॉडीज नीचे आती हैं तो सिर्फ किस बात पर डिपेंड करता है? शेप पर डिपेंड करता है। शेप मतलब समझना, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है कि रिगार्डलेस ऑफ मास, अगर आप एक हल्का हल्का हॉलोस्फीयर ले लो और एक हैवी रिंग ले लो, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि रिंग हैवी है या हॉलोस्फीयर हैवी है एक्सेलरेशन पे? No. नो नहीं सर। पड़ेगा। फास्ट हमेशा कौन रहेगा दोनों में से? हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर। अच्छा, डिस्क पे चलते हैं। अगर मान लो मैं 2 सॉलिड सिलेंडर लेता हूँ, डिस्क की जगह सॉलिड सिलेंडर, स्टेबिलिटी का इशू नहीं रहता ना उसमें, तो मैं 2 सॉलिड सिलेंडर लेता हूँ, एक छोटा एक बड़ा, यानी एक का रेडियस कम एक का रेडियस ज्यादा, लेकिन दोनों सॉलिड हैं। क्या मास का फर्क पड़ेगा दोनों के टाइम में नीचे आने के? No, sir. नहीं, दोनों सेम टाइम में नीचे आने चाहिए ना? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं प्रैक्टिकली इन्होंने करके दिखा रखे हैं। मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा, एक बार उसको देख लेना। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा अगर नहीं मिलेगा तो आपको। वैसे तो वॉल्टर ल्यूइन लिखते ही आ जाएगा, ठीक है ना? तो है ना, वैसे इनके वो 1-1 1.5 घंटे के लेक्चर भी हैं, उनमें टाइम खराब मत करना, है ना? जितना ये पढ़ा रहे हैं उतना तो हम वैसे ही पढ़ लेते हैं ना। अच्छी बात क्या होती है कि ये MIT में पढ़ाते हैं जो काम वहाँ के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, हमारे यहाँ सिलेबस में वो चीज़ क्लास 11th में आ जाती है। सोचो, मतलब जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पढ़ते होंगे MIT में, वो जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे वो काम 11th में ही कर लेते हैं, है ना? ये और बात है, हमारे यहाँ लोग कॉलेज जाके कुछ नहीं पढ़ते, है ना? तो इसको देखना जरूर है ना, ये हम देख लेंगे। अब आ जाते हैं फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन में ये फैक्टर जो है बेटा, ये वाला mr²/ICM, ये यहाँ से उल्टा रखा हुआ है, ये बात सही है ना? Yes, Yes, sir. यानी जो ऑर्डर था ACM का, उसका उल्टा ऑर्डर होगा फ्रिक्शन का ना? यस सर। सबसे कम फ्रिक्शन किसको रिक्वायर्ड है? सबसे कम फ्रिक्शन किसको रिक्वायर्ड है? क्या लिखूं यहाँ पे सबसे रिंग पहले? को। नहीं बेटा, उल्टा ऑर्डर हो गया ना। देखो, सबसे कम एक्सेलरेशन रिंग का अच्छा, था, सॉलिड स्फीयर सबसे जाएगा। कम, हाँ, यहाँ सॉलिड स्फीयर आ जाएगा, ठीक है ना? सॉलिड स्फीयर। और कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे mr²/ICM की वैल्यू जो होगी ना सॉलिड स्फीयर के लिए, वो 5/2 होगी। देख सकते हो 5/2? yes, Yes, sir. ये बन जाएगा हमारे पास कितना? 2mg sin थीटा बाय 7। नोट कर लो इसको। अब ये मुझे सबके लिए भर के बता सकते हो, सॉलिड स्फीयर के बाद कौन आएगा, किसका नंबर है उल्टा ऑर्डर में? देखो, Disk.
डिस्क का, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का। बोलो क्या लिखूं यहाँ पे? डिस्क के लिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या लिखूं? mg sin theta by 3. वेरी गुड, mg sin थीटा बाय 3, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ हॉलो स्फीयर पे। हॉलो स्फीयर में क्या लिखूं यहाँ पे बताओ? यहाँ पे 3/2 होता है। 2 mg sin theta by 5. 2 mg sin थीटा बाय 5, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। अच्छा जी, और आ जाते हैं आगे। आगे आ गए हम रिंग पे, है ना। लास्ट हमारा रिंग है। रिंग या हॉलो सिलेंडर भी कह सकते हैं इसको ना। कितना? mg sin theta by 2. mg sin थीटा बाय 2 हो गया हमारा, ये टेबल कंप्लीट हो गई। इसको रिवाइज करना पड़ता है, देखो है ना। अभी क्या होता है ना, अभी तो आपने नया नया सीखा है। अब क्या करोगे, इसको 10 बार 15 बार पढ़ोगे, यूज करोगे क्वेश्चंस में, तब जाके क्या हो जाएगा। आपको कोई रात में जगा के भी पूछ लेना कि इंक्लाइंड प्लेन पे किसको कितना फ्रिक्शन लगता है, तो आप बताने की कंडीशन में आ जाओगे। लेकिन प्रैक्टिस से ही होगा ये, देखो कोई जादू नहीं, तो करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो। कर लिया भाई, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब बड़ा क्यों बन जाता है यार ये, चलो बन गया तो कोई बात नहीं। वैसे तो हमें फिगर की जरूरत नहीं थी, हम ये कह देते एक सॉलिड स्फीयर को हमने रोल करा दिया इंक्लाइंड प्लेन से। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन है, देखना है ना, और वो सेम तरीके से सॉल्व होने हैं। लेट से हम ये कह देते हैं कि यहाँ पर जो म्यू स्टैटिक है वो गिवन है। म्यू स्टैटिक गिवन है ना। म्यू स्टैटिक सबको पता है ना बेटा? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा अप टू विच द स्फीयर could roll on the plane. रोल विदाउट स्लिपिंग, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर ले के लिए मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि आप क्या इस इंक्लाइंड प्लेन पे इसको रोल करा सकते हो, क्या आप इस इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करा सकते हो, क्या आप इस इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करा सकते हो। एक सर्टेन एंगल ऐसा आएगा जिससे ज्यादा एंगल अगर आपने दिया तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, रोलिंग की बजाय क्या होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे? स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, बात ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा कितनी हो सकती है? करना चाहोगे सॉल्व या ये मेरी तरफ से? बोलो भाई। अपने आप पहले एक बार एक बार ट्राई कर लो, बिल्कुल है ना, पर ट्राई कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं इसको, है ना। इसमें आपको ये वाली इंफॉर्मेशन काम आएगी जो हमने ऊपर लिखी है ना, ये इतनी सारी, इसमें सॉलिड स्फीयर की इंफॉर्मेशन आपको उठानी है यहाँ से। जैसे ही बॉडी स्लिप करने वाली होती है, क्या कंडीशन आ जाती है? अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे स्लिप करने ही वाली है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है? Max. मैक्सिमम हो जाती है, ये बात ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वहां तक जाना है जहां तक रोलिंग भी हो जाए और फ्रिक्शन भी उस जगह पे मैक्सिमम हो जाए। तो सबसे पहले देखो रिक्वायरमेंट कितनी है, और फिर ये देखो अवेलेबिलिटी कितनी है, और जहां मैक्सिमम कंडीशन होती है वहां रिक्वायरमेंट इक्वल टू अवेलेबिलिटी हो जाती है कि नहीं। हाउ मच फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, क्या लिखूं मैं? हाउ मच फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड?
2 mg sin theta by 7. 2 mg sin theta by 7। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल, ये बता दो एक बार। न्यू mg cos थीटा। म्यू स्टैटिक mg cos थीटा, वेरी गुड, बस यही है। देखो तो यहाँ से हमारे पास देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7 म्यू स्टैटिक बाय 2। सही है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल सही समझ गए। अब मान लो कि यही क्वेश्चन ये ऐसे पूछ लेता, सेम कंडीशन है, बात समझना, लेकिन इस बार क्या करता, वो हमें क्या देता कि थीटा इज फिक्स्ड, इसको मैं फिक्स्ड ले लेता हूँ, थीटा इज फिक्स्ड, है ना, थीटा इज फिक्स्ड। तो इस बार कंडीशन किसकी पूछेगा, हमसे क्या पूछेगा, मिनिमम क्या कितना होना चाहिए, न्यू। मिनिमम म्यू स्टैटिक कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बार फिर से वही करते हैं हम, यहाँ पे इस बार हॉलो स्फीयर ले लेता हूँ मैं, हॉलो स्फीयर, इसको रोल कराया, इस बार फाइंड म्यू स्टैटिक मिनिमम, मिनिमम फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर प्योर रोलिंग, ठीक है जी। हॉलोस्फीयर का ज्ञान लिखो, देखो हमने ऊपर लिखा है हॉलोस्फीयर का ज्ञान, कहाँ गया, ये रहा। कितना चाहिए फ्रिक्शन, 2 mg sin theta upon 5। sin थीटा अपॉन 5 चाहिए, और मैक्सिमम कितना मिल सकता है हमें, म्यू स्टैटिक मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए, इंटू mg cos थीटा, सही है ना। क्या कहते हो, तो म्यू स्टैटिक की वैल्यू कितनी आ गई, देख के बताओ। 2 tan theta upon 5। 2/5 tan थीटा, बिल्कुल सही, एकदम सही, Yes, sir. सही है ना। आ गई बात। यस सर। HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 76 है, HCV का क्वेश्चन नंबर, HCV क्वेश्चन नंबर 76, उसका पार्ट ए आपसे यही एग्जैक्ट बात पूछ रहा है कि अगर एक हॉलो स्फीयर को एक इंक्लाइंड प्लेन से रोल करा दें तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। तो इसका आंसर हमने क्या फाइंड किया है, 2 tan 2/5। theta upon 5। हाँ, तो इसको चेक कर लेना, आंसर मैच करा लेना वहां से, है ना। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, तो जो हमने आज पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोलिंग के रिगार्डिंग, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, है ना। 2-3 बार रिवाइज करोगे तब जाके अच्छे समझ में आएगी। कोई डाउट आए तो उसको लिख लेना ताकि हम इसको डिस्कस कर पाए, और इसको कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग अगली क्लास में। कल की क्लास हमारी रेगुलर टाइम पे है ना, मतलब कोई 6 बजे से, है ना, याद रहेगा सबको। Yes, sir. ठीक है जी। और ये जो क्लास में पढ़ते हो आप लोग, इसको नोट्स बनाते हो अपने, कोई कॉपी मेंटेन की हुई है आपने इसके लिए? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, ये रखना क्योंकि ना फिर ज़रूरत पड़ती है जब रिवाइज करते हैं ना तो उसके। ठीक है जी, तो कल कंटिन्यू करते हैं इसको। Thank you, sir. थैंक यू जी। थैंक यू सर। Thank you, sir.